अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया है अलीबाद स्टॉक्स में डॉक्टर अली अहमद ने। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। वेलकम। आज हम बात करेंगे, वैसे तो जब डॉक्टर अली सामने बैठे हों तो फिर क्या ना जो है ना वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं। एक जिस तरह से लगता है कि एक इंटेलेक्चुअल थ्योरीज़ को लेके हम आइडियलिज़म, लिबरलिज़म और जिस तरह से एक रिनाइसेंस मूवमेंट से शुरू करें, यूरोपियन हिस्ट्री से शुरू करें, या आज हम जिस तरह से जी रहे हैं जिसमें हम पोस्ट ट्रुथ एरा जिसको कहते हैं, मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, पोस्ट ट्रुथ एरा। डॉक्टर अली को मैंने वैसे ही किया था कि हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है डॉक्टर अली, ये जो सीरिया को लेके, तो हम पहले चाह रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सॉर्ट आउट करें कि ये अचानक क्यों हुई है। मतलब ये तो वैसे जैसे लग रहा है 2011 से डेवलपमेंट हो रही थी, और HTS जो है हयात तहरीर सीरिया जो है वो उसको लेके तहरीर शाम, हयात तहरीर शाम जो है, ये एक मूवमेंट जो है वो जो जुलानी इनके हेड हैं, वो तो मतलब 2011 से इससे पीछे भी जाते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ से शुरू होती है। लेकिन अचानक इस टाइम इसका ट्रिगर होना, और उस टाइम जब अभी ट्रंप ने ऑथ भी नहीं लिया, मैं तो उसको उस तरह से ले रहा हूँ कि ये क्या कोई जो इस्टेब्लिशमेंट है इनके पीछे, जो मिडिल ईस्ट की सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, उनको क्या लगता है कि यार ट्रंप आएंगे तो फिर बस सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ जो है ना वो कर जल्दी है। जिस तरह लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को अलाउ कर दिए कि भाई आप रशिया के साथ जो भी सेटलमेंट है बस वो पहले कर लो। अब है क्या कि सीरिया या इस तरह की जितनी भी सोसाइटीज़ या आप स्टेट्स ले लें, जो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक्स नहीं है, उनकी जो सोसाइटी ऑर्गेनिक्स नहीं है, वो एक खौफ, एक शेयर पावर के बुनियाद पे कायम रहती हैं। और उनके अंदर कोई भी डिक्टेटर, जिस तरह इराक था, सद्दाम हुसैन एक टेरर की बुनियाद पे उन्होंने अपनी गवर्नेंस को कायम रखा, लिबिया, नाउ सीरिया। तो ये एक सबक है दुनिया में हर उस स्टेट के लिए जो अपनी पॉपुलेशन को खौफ पे जोड़े रखता है, खौफ के बुनियाद पे और शेयर पावर की बुनियाद पे कायम रखता है। और जिस दिन उससे और पावरफुल कोई कुव्वत आ जाती है या उससे बड़ा कोई खौफ देने वाला होता है तो वो स्विच कर लेते हैं। तो वो आर्टिफिशियल सोसाइटीज़ होती हैं, वो ऑर्गेनिक्स नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं। लोगों में रेजिलेंस नहीं है ना, कि लोग बशर अल असद के लिए सड़कों में निकलें कि हम अंडर अटैक हैं किसी रिलीजियस फैनाटिक ग्रुप की तरफ से या किसी फॉरेन पावर। क्योंकि इसके अंदर तो बिल्कुल आलम आश्कार चीज़ थी कि तुर्की ऑन बिहाफ ऑफ, मैंने लिखा भी था फेसबुक पे कि अमेरिकन्स और इजरायली डिज़ाइंस, एक तरफ ये अर्तुगरुल गाजी बनता है अपना अर्दगान, और दूसरी तरफ ये जब उन्होंने देखा कि ईरान, रशिया या हिजबुल्लाह थोड़ा वीक हो गए हैं, तो दिस इज़ द राइट मोमेंट एंड दे गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, और हमलावर हो गए। तो क्योंकि खुद बशर अल असद का अपना कोई पावर नहीं था, उसका पावर किसी और के बिहाफ पे वो एग्जीक्यूट कर रहा था, और वो खुद वीक हो गए थे, तो इन्होंने बेहतर समझा कि जहाज़ लेके। अभी हमें थोड़ा ये जो ट्राई किया है ना, इसको थोड़ा नेशनल सीरियन आर्मी है जो है वो हयात तहरीर शाम है, और उसके बाद जो दूसरा अजीज़ है, YPJ है, और इसके अलावा कुछ जॉर्डनियन ग्रुप्स हैं, फिर कुछ प्रो इजरायली ग्रुप्स हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। वही है ना कि एक सोसाइटी ये नहीं बना सके सीरिया को। फॉर 50 ईयर्स एक फैमिली का रूल, जिस तरह नॉर्थ कोरिया के अंदर चल रहा है, डायनेस्टीज चल रही हैं, तो उन सोसाइटीज़ के अंदर वो बिल्कुल अंदर से खोखली हो जाती हैं। उनमें जो लोगों में एक रियल प्यार, रियल अकीदत या पैट्रियाटिज़म होना चाहिए किसी स्टेट के लिए, किसी लीडरशिप के लिए, वो नहीं होता। अब उनके अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या हुआ था 2011-12 की जो अरब स्प्रिंग के बाद, ट्यूनिस से शुरू हुई अरब स्प्रिंग, इजिप्ट, देन सीरिया, तो इट वाज अ पीसफुल मोमेंट, डेमोक्रेटिक मोमेंट। अब इस मूवमेंट के अंदर जो ग्लोबल पावर्स थे, जो मेरी थ्योरी है, अभी मैंने इसके लिए काफ़ी लिंक्स ढूंढने की कोशिश की है कि कोई दुनिया का कोई ऑथेंटिक जर्नलिस्ट इस पर रिसर्च करे कि हुआ क्या था 2011-12 के बाद।
जो मुझे समझ में आता है कि यूरोप डिपेंडेंट है गज़प्रोम पे, प्यूटन की गैस की फरामी पे, रशिया की जो गैस है। तो यूरोप की जो वो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करने के लिए एक ऑप्शन था कि कतर से जो गैस पाइपलाइन, कतर, सऊदीया, जॉर्डन, सीरिया, तुर्किया, देन यूरोप, ये एक पाइपलाइन का प्लान था। अब ये पाइपलाइन क्योंकि अगर फंक्शनल हो जाती तो प्यूटन या गज़प्रोम का जो कारोबार है वो ख़तरे में पड़ जाता। अब उसको रोकने के लिए रशिया काफ़ी इंटरेस्टेड था और ये बशर अल असद उनका काफ़ी करीब था, तो उन्होंने इसको रोके हुआ था। ये जो पाइपलाइन का प्लान था, अगर आपको याद हो कि जब ये डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट जब आगे चल के वायलेंस में चेंज हो गए तो सारे पावर घुस आए, उनमें आइसिस पैदा हुई थी। तो ये कहा जाता है कि जो दाइश या आइसिस की पैदाइश में बहुत सारे कंट्रीज़ के फाइनेंस और मैन पावर, रीज़न क्या था आईएसआईएस के रीजन में? ये जो कतर से जाने वाली गैस यूरोप पहुंचाने के लिए बशर अल असद जो इनको रेजिस्ट कर रहा है, बशर अल असद को टॉपल करके कतर फ्रेंडली एक गवर्नमेंट अभी भी मेरे ख्याल में सुना है, अभी जो हुआ है ये जो आए हैं अभी, ये भी इसमें भी कतर ने मीडिएट किया है, टर्की, कतर, इजराइल सब ने सपोर्ट किया है। मतलब ये देखें इन सब के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। तो जो ऑब्वियस इकोनॉमिक इंटरेस्ट यही नज़र आ रहा है कि जो कतर की गैस यूरोप पहुंचने के लिए जो हर्डल था वो बशर अल असद था कि सीरिया से वो पाइपलाइन नहीं गुजरने दे रहा था, और उसी पाइपलाइन को अभी पहुंचाने के लिए सब एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर उन दिनों में आपको याद हो कि पाकिस्तान की न्यूज़पेपर्स में सिक्योरिटी भर्तियों के लिए इश्तिहार शाया होते, डेरा इस्माइल खान का जेल टूटा था, और सुना यही है कि पाकिस्तान से बहुत सारे जिहादीज़ वहाँ भेजे गए थे आइसिस में जो शामिल हुए, जो बशर अल असद के ख़िलाफ़ लड़े। और फिर यहाँ से शिया हज़रात भी गए थे, ज़ैनबियून एक ब्रिगेड जो अभी भी ये पारा चिनार वगैरह में है जिसका नाम हम सुन रहे हैं। तो इसकी बेसिक तश्कील उसी में हुई थी, उसी वार में, कि जो शिया हज़रात थे दुनिया भर से सीरिया में पहुँचे बशर अल असद की गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए, और जो सलाफीज़ थे, जो इस तरह के ख्यालात वाले लोग थे, वो दाइश की भर्ती के लिए वहाँ पहुँचे। तो ये जो जंग थी एक मेरे ख्याल 3 या 4 साल इसने इस पूरे खत्ते को दाइश ने वहाँ पे इस्लामिक खिलाफत कायम की, और फिर कुर्दों को मारा, यजीदीज़ को मारा। मुझे सर ये समझा दीजिए कुर्दिश वाला मामला क्या है, क्योंकि अभी एक इसमें ना वैसे हम जो इस्लामिक नैरेटिव है या पैन इस्लामिज़म जो हमें सिखाया जाता है, एक उम्मा, और ये हालांकि ये अभी इसने बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया है इसको, कि जिस तरह से लग रहा है कि ये कुर्द जो है इनको टर्की जो है वो सीरिया में सपोर्ट करता है, और ईरान जो है वहाँ उनको कुचलने के लिए जो है वो कर रहा है। इनके खिलाफ एग्रीमेंट की थी नेशनल सीरियन आर्मी के साथ की थी या किसके साथ की? ये मैं आपको किस्सा बताऊँगा, ये जो सुल्तनत उस्मानिया ये उससे इनहेरिटेड जो ये जोग्राफीज़ हैं पे जो डिवीजन्स हुई हैं, तो कुर्द क्या है कि ये जो 5 ममालिक आर्मीनिया, तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, इनके जो बॉर्डरिंग जो समझिए कि बिल्कुल बीच में, ये सेंटर में है। इन तुर्की का साउथ हो गया, आर्मीनिया का वेस्ट हो गया, ईरान का नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, और इराक का नॉर्थ हो गया, और सीरिया का नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो ये वहाँ पे पूल होते हैं ये, और ये सब इस बात को नहीं मानते कि हम इन 5 कंट्रीज़ में क्यों डिवाइडेड हैं। और इनकी सबसे बड़ी पार्टी है PKK जो तुर्की बेस्ड है, जिसको इंटरनेशनली एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो जो YPJ है सीरिया में, YPJ, इसको तुर्की कह रहा है कि ये एफिलिएटेड है PKK के साथ, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। YPJ को अमेरिकन सपोर्ट है, अभी भी है, और उसके प्रोटेक्शन में है। तो अभी ये तुर्की और अमेरिका के बातें चल रही हैं कि हम इनको किस तरह डील करें, क्योंकि YPJs ये मिलिटेंट्स भी हैं
नेशनलिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव हैं और ख़ुद को रेडिकल कहते हैं, तो ये सीरियन सोसाइटी के अंदर अपनी अलग आइडेंटिटी चाहते हैं। और अभी उनको तक टर्की भी सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं, अभी टर्की सख्त नाराज़ है। अच्छा, हयातुल शामिल तहरीर जो है, हाँ, हयातुल शामिल तहरीर, वो कह रही हैं कि हम नहीं, अच्छा, टर्की मतलब उनको कुचलने के लिए वो हयातुल शामिल तहरीर उसको सपोर्ट कर कह रहा है कि इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरा है, ये PKK के एफिलिएटेड हैं, PKK हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि PKK और ये सारे अलग कुर्दिश कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी जो है वो हयातुल तहरीर, ये तहरीर शाम को टर्की ने सपोर्ट किया है। ये तो डिफरेंट, देखें, हयातुल तहरीर शाम जो इसने जब इदलिब से मूव किया एलेपो की तरफ, तो ये सबके लिए सरप्राइज़ था, मगर मैं समझता हूँ कि इसके पीछे मंथ्स की कैलकुलेशन थी। बैठ के इस तरह के ड्राइंग बोर्ड्स पे इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इनको पूरा इक्विप, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, एवरीथिंग उनको दिया होगा, इंटेलिजेंस दी होगी, और ये बात पुतिन को, ईरान को और बशर अल-असद को समझ में आ गई कि इतने बड़े ऑनस्लॉट के सामने हम कुछ नहीं है, इसके अंदर इतने सारे पावर्स शामिल हो गए हैं, और अगर रेस्क्यू के लिए हिजबुल्लाह खुद कमज़ोर हो चुकी है, तो वो पहले यह था कि हिजबुल्लाह रेस्क्यू के लिए आ जाती थी बशर अल-असद की, वो खुद अपनी लड़ाई में उन्हीं दिनों सीज़फायर हुआ था, मगर वो अपने उसमें इंगेज थे। तो सीरियन नेशनल आर्मी वो एक अलग ग्रुप है। अच्छा, ये हयातुल शामिल तहरीर देखें, मुनाफिकी देखें कि ये कल तक इनको अलकायदा एफिलिएटेड और ऐसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। $10 मिलियन की बाउंटी अमेरिका ने रखी हुई है इस पर, और वही हयातुल शाम के लिए, या इसी जुलानी भी सुना है, हाँ, जुलानी के लिए, जुलानी की हेड मनी $10 मिलियन है, तो अब उसको रिकग्नाइज करेंगे। जैसे मोदी के लिए था, किसी ज़माने में मोदी को पर्सना नॉन ग्रेटा और उसको अमेरिका आने की इजाज़त नहीं थी। अब अच्छा, तो मतलब वो अब ईरान जो है किसको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? और ईरान तो बशर अल-असद का बड़ा सपोर्टर था। अब सीरियन नेशनल आर्मी के किसके? सीरियन नेशनल आर्मी तुर्की है उसके लिए। अच्छा, टर्की है उसके पीछे जो है। अच्छा, अब मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये एक सिक्वेंशियल इवेंट्स है, पहले हिजबुल्लाह के कमज़ोर की हिजबुल्लाह कमज़ोर हुआ, पुतिन यूक्रेन की वार में न सिर्फ बिज़ी हो गया है, बल्कि इतना कि वो यहाँ रेस्क्यू के लिए नहीं पहुँच सकता था, ईरान के अपने मसाइल हैं, तो इट वाज़ अ राइट टाइम। अब ये जंग में और सियासत में हर कोई यही करता है कि अपॉर्चुनिटी देखता है कि अब कौन सा लम्हा है कि ये वीक हैं, और उन्होंने कैलकुलेशन की कि बशर अल-असद अभी वीक हैं और इस ऑनस्लॉट को नहीं फेस कर सकते, और उन्होंने फिर रिट्रीट किया है। कहीं भी जंग नहीं हुई, एलेपो के अंदर भी जंग नहीं हुई, उसके बाद होम्स उन्होंने फतह किया, होम्स के अंदर जंग नहीं हुई। ये इम्कान था कि होम्स के बाद अगर ये दमिश्क के बाहर पहुँचेंगे तो शायद रेजिस्ट हो, मगर दमिश्क के बाहर भी उनके लिए तो जैसे रेड कारपेट वेलकम होता है, ये हुआ है। अच्छा, तो ये तो जैसे हमने पहले, अब इसके बाद एक बड़ा चैलेंज उनके लिए ये है कि जो इज़राइल इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के जुलान हाइट्स भी कहते हैं, माउंटेन है गोलान, वो उन्होंने 1967 वार में ऑक्यूपाई किया हुआ था, और दुनिया भर में उसको ऑक्यूपाई टेरिटरी कहते हैं। फिर एक बफर जोन बनाया था। अब उस बफर जोन से आगे बढ़ के उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, लैंड को, क्योंकि इज़राइल को ज़मीन से तो बहुत प्यार है कि मैं अपने सेटलमेंट्स को एक्सपेंड कर सकूं, तो वो भी इसमें घुस गया है। अब ये किस तरह चीज़ें सेटल होंगी आगे चल के कि इज़राइल से फिर लैंड वापस ली जाए, YPG यानी कुर्द इलाकों को किस तरह ये सेटल करेंगे, और फिर जो शिया पॉपुलेशन है 10% है सीरिया की, तो उनके लिए क्या गारंटीज अलावीज़ हैं। उसके अलावा भी अलावीज़ तो एक छोटा सेक्ट है शियाज़ का, शायद 3% है, बाकी रेस्ट 7% और शियाज़ हैं, तो उनके लिए इंक्लूसिव बनाना, उनको ऑन बोर्ड लेना, तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। ये क्या है कि जो पोस्ट कॉलोनियल जो उन्होंने डिमार्केशंस की थी, उनके अंदर उन्होंने तो चलो कर ली भला, जिस तरह हमारे रेड क्लिफ लाइन है पाकिस्तान में, मगर उसके बाद जो सोसाइटीज़ हैं अगर वो अननेचुरल हैं, हाँ, अगर वो इंक्लूसिव होती हैं,
पावर में सब कुछ शरीक करती हैं और ब्रूट फोर्स से कायम रहने की कोशिश नहीं करती तो वो फिर रेजिलेंट हो जाती हैं। मगर जो सोसाइटीज़ कोशिश करती हैं कि खौफ की बुनियाद पे लोगों को अपने साथ रखा जाए, तो जिस दिन उनका खौफ ख़त्म होता है तो लोग बिखर जाते हैं। अच्छा, तो अब इसका नेक्स्ट फेज़ क्या देख रहे हैं? अब इसका नेक्स्ट फिल्म मैं इसको फ्रेगमेंटेड देख रहा हूँ। यानी अभी कोई कह रहे हैं कि दुनिया भर से जो सीरियन इमिग्रेंट्स थे वो वापस आ रहे हैं, सीरिया को बिल्डअप करेंगे। मगर बिल्डअप कौन? ये तो अलकायदा करेगी। देखें, जुलानी करेगा, मतलब जुलानी करेगा। इसके लिए भी एक आपके पास लिबरल डेमोक्रेटिक माइंड सेट, एक इंस्टीट्यूशंस चाहिए ना। आप उनके लिए ये गोरिल्ला फोर्स, ये वो वाली गोरिल्ला फोर्स थोड़ी है जो रेड कम्युनिस्ट जो रेवोल्यूशनरीज होते थे, जिनके पास लड़ने का फिर गवर्नेंस का अच्छा तजर्बा होता था तो वो कर लेते थे, ये नहीं कर। अच्छा, उसके बाद हम ईरान की क्या कंडीशन है? और असल में जो बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाउ द पाकिस्तान विल बी प्लेइंग इन दिस ऑल द सिचुएशन। अब पाकिस्तान का तो ऐसा कोई डायरेक्ट वहाँ पे कोई इंटरेस्ट या कंसर्न नहीं है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 2000 ईरान तक अगर ये मामले आ जाते हैं, ईरान को अगर वीकन करने या ईरान को वीकन करने के लिए जब आए मामला, तो फिर पाकिस्तान देखेगा कि उसके अंदर उसके लिए क्या ऑप्शन बनता है। अदरवाइज़ 2012-13 में तो इनकी लॉटरी खुली थी और यहाँ से लोग गए थे। डेरा इस्माइल खान जेल में बता रहा हूँ कि जो तोड़ी इस पर मकसद के लिए गई थी कि यहाँ से वो वहाबी या जो हार्ड कोर जो तालिबान है वो वहाँ पे जिहाद के लिए जाएं। अच्छा, तो मतलब ईरान को या तो जैसे लग रहा है अक्लमंदी से, या तो इसमें खामोश रहेगा, या तो क्योंकि ईरान को इंटरनल जो वो नहीं, ईरान पे अभी प्रेशर बिल्डअप होगा। क्योंकि देखें, ईरान ने अपने कार्ड शो कर दिए कि वो इस खित्ते के अंदर जो भी डिप्लोमेसी है या अपना रोल है वो थ्रू वेरियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस तय करेगा। हुथीज़, हिजबुल्लाह, देन इराकी शिया मलेशियास सीरिया में। तो जो अरब रूरल्स हैं वो बहुत बड़े असेट्स हैं पेंटागन के लिए, वाइट हाउस के लिए, स्टेट डिपार्टमेंट के लिए। तो बहरीन के अंदर शिया पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अगर ईरान कमज़ोर नहीं होता तो किसी दिन बहरीन की गवर्नमेंट, इस तरह जो सऊदीया के ऑयल प्रोड्यूसिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पे शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको खुद थ्रेट है शिया पॉपुलेशन से। इसलिए ये जो मिडल ईस्ट की स्टेटस को के लिए ज़रूरी है कि ईरान को और वीक किया जाए, कि ईरान इन किंगडम्स को कोई डिस्टर्ब ना कर सके, उनका जो बैलेंस है वो आउट ना कर सके। कैसे डिस्टर्ब होगा? मतलब ये जो अंदरूनी इनकी जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है, ये तो सुना है फिर भी थोड़ा वो है, मतलब मुल्ला के साथ तो जाहिर सी बात है मुल्ला के मर्जी के अलावा तो आ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा भी सुना है मॉडरेट है। किस नहीं, ये फेस होता है मॉडरेट, ये रफसंजानी के लिए कहते थे मॉडरेट है। तो डिफरेंट के पास आए बहुत सारे टाइम्स पे, वो मॉडरेट 19-20 का फ़र्क होता है। मगर जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी, फॉरेन पॉलिसी वो आयतुल्लाह खामनेई या उसके साथ जो सुप्रीम कमांडर्स हैं वही चलाते हैं। हाँ, अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब वही बात कर रहे हैं जिस तरह से हमने, अच्छा इसकी टाइमिंग तो आपने बताई कि इस वजह से है कि कोई ट्रम्प का कोई चांस था क्या कि इस खित्ते में बड़ी वो करने के लिए, तो तभी इन्होंने जल्दी की है। ट्रम्प की क्या है कि एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी है। मतलब उसने जो लास्ट टर्म में उसने नो टू वार्स, और उसकी वजह से उसके अलाइज बहुत परेशान थे। सपोज़ उसने नेटो को कह दिया था कि आप या तो ख़र्चा दे दें नेटो को चलाने के लिए, नेटो अलाइज जो हैं, हम अमेरिका ज़्यादा पे करता है, आप कम करते हो, फ्रांस, जर्मनी वगैरह जो भी हैं पार्ट इसके, या फिर हम आपका जो अम्ब्रेला है ख़त्म करते हैं। अच्छा, उन्होंने ईरान को, जापान को धमकी दी थी कि आप जानो, नॉर्थ कोरिया जाने मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों से। तो इस तरह की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी कि अमेरिका फर्स्ट, में अमेरिकन इशू को ज़्यादा देखूंगा और जंगों में जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उस पर नहीं जाऊंगा। तो ऑब्वियसली इस दफ़ा वो चेंज है ट्रंप, और जल्दी तो बाजार यही लग रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के पॉलिसी, क्योंकि वहाँ पे भी जो पेंटागन सारी चीज़ें पे पावरफुल है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उनका। दुनिया में जंगें नहीं होंगी तो हथियार कौन खरीदेगा उनसे? सही, जंगें ज़रूरी है ना। अच्छा, आप हमें वो बात कर रहे थे ना कि मुझे लग रहा था हम पोस्ट ट्रुथ वाली बात कर रहे हैं
कि रीजनली हम देख रहे हैं कि इस ग्लोबल एरा में हमारे पास जो एक सेंस ऑफ ट्रुथ है या सच करने के मतलब चीज़ों को मतलब देखने का ना एक लोकलाइज होता जा रहा है। आप देखें जो सच अभी देखें ना, अभी हम इस सिचुएशन में सीरिया में देख रहे हैं, जो चीज़ हम हमारे लिए एक मुस्लिम कॉन्टेस्ट में है तो उनके लिए जो वो चीज़ रीजनल कॉन्टेस्ट में है। टर्की एक साइड पे जैसे आपने कहा अर्तुगरुल बना जा रहा है तो दूसरी साइड पे वो अपनी टेरिटरीज बचाने के लिए कर रहा है। मोदी जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हिंदुज़म को फ़रोग दे रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे जो लोकलाइज जो ट्रुथ्स हैं वो हो रहे हैं। अच्छा, हम यूएस को देख रहे हैं तो वहाँ पे जो ट्रम्प है वो अपनी सर्टेन मीडिया जो वो है कैंपेन चला के, तो इस तरह से हम जो लोकलाइज ट्रुथ्स हैं या लोकलाइज एरिया पे ट्रुथ को मानने वाली बात को कहते हैं पोस्ट ट्रुथ एरा, या मतलब हर किसी का अपना सच, या ये जो थ्योरी है पोस्ट ट्रुथ की कोई और चीज़ है? हुआ क्या था कि जब 90s के अंदर सोवियत यूनियन का खात्मा, उससे पहले तो बिल्कुल दुनिया में वाज़ेह लकीरें थी कि ये लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव या उनको कह दें कम्युनिस्ट वर्ल्ड है और ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है। और फिर उनके अंदर जो भी प्रोपेगेंडा के वार ऑफ नैरेटिव जो भी होता था वो चीज़ें इन बाइपोलर वर्ल्ड थी और चीज़ों को थोड़ा परसीव करना काफ़ी आसान था। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। फिर उनका अमेरिकन एक इंटेलेक्चुअल है फ्यूकुयामा, उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से किताब लिखी कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसके बाद इसको चैलेंज नहीं होगा और दुनिया फिर अभी स्टेटस को में इसी तरह सुकून से चलेगी। अब 94 में वो थ्योरी आई थी, उनके बाद कुछ ही सालों के बाद फिर इनका एक और है हंटिंगटन, ये तरह कुछ नाम है, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से एक किताब लिखी कि दुनिया में क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, मुस्लिम सिविलाइजेशन, हिंदू वगैरह, ये रिलीजियस टाइप जो रिलीजियस, और इन सिविलाइजेशन का जो क्लैश है वो एक इमिनेंट है। अब उसके बाद हम दाखिल होते हैं 2000 के ईरा में। तो 2000 से के ईरा से ऑनवर्ड दुनिया में WTO, ग्लोबलाइजेशन और एक नई चीज़ें आनी शुरू हो गई। मीनवाइल यूगोस्लाविया में बाल्कनाइजेशन की गई, मगर दुनिया में यही था कि अमेरिकन सुपर पावर को कोई चैलेंज नहीं था और चीज़ें चल रही थी। 9/11 हो गया। 9/11 के बाद एक प्रायोरिटी चेंज हुई कि जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है इसको भी रोकना चाहिए। अब देखें कि उसी मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को फिर प्रोमोट करने के लिए जब सीरिया में बशर अल-असद को टॉपल करना था तो उसी का सहारा लिया गया। तो जो पोस्ट ट्रुथ है कि आपका सच आपका है, मेरा सच मेरा है, कोई यूनिवर्सल सच नहीं है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कॉमन गुड। मुझे किसी इंटेलेक्चुअल की एक बात बहुत अच्छी लगी, उसने कहा था कि जो लिबरलिज्म है वो बूफे नहीं है कि आप पिक एंड चूज़ करें कि भाई नहीं आपने बूफे से ह्यूमन राइट्स उठा लिया, वोटिंग राइट्स उठा लिया और बाकी चीज़ें छोड़ दी। ये पूरा मॉडल है, अदर या आप पूरा पैकेज लेंगे, मॉडल जिसको कहते हैं, आप उसका या तो पूरा पैकेज लेंगे, आप मिनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, जेंडर राइट्स, टोटल डेमोक्रेसी, सिविल सुपरमेसी, या आइदर वो है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई डिक्टेटर अपने आप को लिबरल कहना शुरू कर दे। हुआ था ना पाकिस्तान में, मुशर्रफ आया था तो कहता है कि मैं लिबरल हूँ। भाई अब लिबरल हो तो डेमोक्रेसी कहाँ है आपकी? नहीं वैसे मतलब तो वही वाली बात, जैसे ये एरा हम जिसमें अब दाखिल हो चुके हैं, आपका सच अपना, वो मेरा सच मेरा है, तो उस एरा में हम जब देख रहे हैं तो इन द ग्लोबलाइजेशन वी आर मोर लोकलाइज्ड, मतलब वी आर गेटिंग सो लोकलाइज्ड इन सेंस ऑफ द कॉमन गुड। तो इसमें इस वजह से अब जो वो आ रही है इंफॉर्मेशन की, हम जो वो आ रही है, बूम आ रहा है, तो इसको आपने जो जिसको हम कहते हैं एज ऑफ कंट्रोवर्सीज, वो बढ़ते हुए नजर नहीं आ रही आपको कि इसकी वजह से कियोस वाली सिचुएशन आएगी? आप देखेंगे, आप हमसे छोटे हैं, जो हमारा ब्रॉटअप हुआ जिस इरा में 80s 90s, हम कहते थे कि इनका ओपिनियन क्या है,
हम पूछते थे कि बेनज़ीर साहबा ने क्या ओपिनियन दिया। रोनाल्ड रेगन जो है वो इस ओपिनियन का है, और ये चीज़ जो है ना ये आपका फैक्ट है और ये इस तरह होगी। ये मैंने वेरी रिसेंटली सोशल मीडिया के दौर आने के बाद नैरेटिव का वर्ड सुना। नैरेटिव, हाँ, मतलब पुराने ज़माने ने जो है ना कि ओपिनियन को या नैरेटिव ने वो किया। हाँ, ओपिनियन को नैरेटिव ने रिप्लेस कर दिया। नैरेटिव इज़ अ टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा। सच्चा है या झूठा है नैरेटिव है, मैं नैरेटिव करूँगा, और उसी नैरेटिव को लेके फिर लोगों की जहन साजी की जाती है। तो जो जॉर्ज ऑरवेल ने जो नावल्स लिखे थे, तो उन्होंने जो वार्न किया था कि आगे चल के ह्यूमैनिटी के अंदर इस तरह के शाहदुल्ले के चूहे पैदा करने के लिए जिनका दिमाग छोटा होगा, उनके दिमाग में भूसा भरा जा रहा होगा। इस तरह हमने तजर्बे होते देखेंगे नैरेटिव्स को सच्चा यानी कि है झूठा, मगर उसको नैरेटिव इस तरह का पैदा करो कि लाखों जहन इन्फ्लुएंस हों और लाखों जहन उसको कबूल करके और उसको आगे लेके चलें। तो जो सोशल मीडिया का जो आप ये देखेंगे, फेसबुक का, ट्विटर का, इनका जो एल्गोरिथम है वो इस तरह का कंट्रोल किया गया है। अच्छा, बोट्स, आपको याद है जब ये इलॉन मस्क ट्विटर ख़रीद कर रहा था तो उसकी एक शर्त थी कि ट्विटर वालों से कि मुझे ये बताएं कि आपके पास एक्चुअल अकाउंट्स कितने हैं और बोट्स कितने हैं। हाँ, वही है, हर जगह अभी वही चल रहा होता है। एक्चुअल जो रीच ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं। हाँ, तो अभी जो पावरफुल कॉरपोरेशन है, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, दे कैन बाय दिस ओपिनियन, योर ओपिनियन। उनका जो एल्गोरिथम इस तरह फेवर कर रहा होगा कि उनके जो ट्रेंड्स टॉप पे हो रहे होंगे, आप समझेंगे कि इसको 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन लोगों ने देखा है, ट्वीट किया है, ये किया है, यू विल बी इम्प्रेस्ड। मगर भले वो झूठा हो, आपको स्टूपिड आइडिया लगे, मगर आप उसको यही तो हो रहा है सर आजकल के ज़माने में, जिसमें हम वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ व्यूज़ एंड रीच एंड वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ बोर्ड्स। आप वही जो जैसे हम ज़माने की बात करें भाई, जो रीलिंग प्रोपेगेंडा है, कोई भी पर्सनैलिटी है उसको आप वो कर दें, अपग्रेड कर दें थ्रू आउट द रीलिंग और ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स के थ्रू। तो ये तो आगे चल के जो हरारी बात करते हैं, क्योंकि हम हरारी की आपने नेक्सस जो अभी इसकी रिसेंट बुक आई है, उसने तो यही तो कहा है कि उसमें कि भाई दिस इज़ अ केज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज़ अ केज ऑफ इन्फो इन विच वी एंड ऑल द ह्यूमंस विल गेट ट्रेप्ड एंड द रियलिटी वुड बी बियॉन्ड, रियलिटी वुड बी आउट ऑफ माइंड, यू वुड बी ट्रेप्ड इन द नेक्सस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये तो हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब अगला फेज क्या देख रहे हैं, वही ट्रेप देख रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक खूबसूरत बात की थी, शायद इस किताब में कहीं और की है, कि मॉडर्न एज में जो सेंसरशिप है वो ये नहीं है कि आपसे इन्फॉर्मेशन रोकी जाए, ये सेंसरशिप है कि आप इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट में हो। हाँ, वही है कि आप चूज नहीं कर सकेंगे 21 लेसन ऑफ 21st सेंचुरी। हाँ, कि आपके पास एक्चुअल कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है। आप इतनी पूरा दिन व्हाट्सएप पे मैसेज, उस पे टीवी पे, जो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो महीनों के अंदर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, पहले डिकेड्स में जो थी हो रही थी कि दिस इज़, और ये जिस पेस में चीज़ें चल रही हैं, देखें जो आगे चल के जो AIs और जो बोट्स या जो भी वो होंगे वो तो थकेंगे नहीं, हम आप तो थकेंगे ना। हमें तो 8 घंटे सोना चाहिए, हमें थोड़े मिजाज। हाँ, तो आप सर अभी भी उठते हैं ना, आप अगर कोई वही चीज़ लगाए ना, शाम में अगर आप कोई पोस्ट अपडेट करें, यू आर स्लीपिंग एंड नेक्स्ट डे इट्स द बूम। तो यही वही चीज़ है कि मतलब अच्छा, जिस तरह से नैरेटिव आपने कहा प्रोपेगेंडा वार्स में क्या होता है, आप एक चीज़ पोस्ट करें सोशल मीडिया या व्हाट द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, नेक्स्ट डे पे आपको पता भी नहीं होगा कि जो आपके जो पर्सपेक्टिव था एक था, लेकिन जो वहाँ क्रिएट किया गया वो इससे टोटली डिफरेंट। तो यही तो वार्स हैं आजकल। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो पावरफुल ग्रुप, पावरफुल कॉरपोरेशन, पावरफुल कंट्रीज, पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए दुनिया पूरी को डोमिनेट करेंगे और कर रहे हैं। और आस्ता आस्ता चीज़ें हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट होती जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉर्म्स का हिस्सा होती जा रही हैं। नॉर्म्स का हिस्सा होती जा रही है, बिल्कुल। मैं सपोज़ गाज़ा वार,
लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में आप लंदन के अंदर लाखों के जुलूस देखते थे, दुनिया भर के डिफरेंट कैपिटल्स के अंदर लाखों लोग निकलते थे कि गाज़ा के अंदर जेनोसाइड बंद करो। अब उस टाइम पे अभी जेनोसाइड शुरू हुआ था, और अब जब जेनोसाइड जिस स्टेज पे है और यू डोंट सी एनी प्रोसेशन बिल्कुल, तो चीज़ें इस तरह नॉर्मलाइज होती जा रही है। नॉर्मलाइज हो गई। तो ये तुर्की के अंदर कोई, मैंने अभी तक किसी वेस्टर्न लीडर का बयान नहीं सुना कि वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट की जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हालांकि बशार अल-असद तो उनसे ज़्यादा लिबरल थे। मतलब इवन टर्की में जो मतलब वो है, और टर्की तो फंडामेंटल रिलीजियस ग्राउंड्स पे है, रिलीजियस ग्राउंड पे जो उनकी पार्टी है एर्दोगान की, वो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है। तो इस तरह ये जो पोस्ट ट्रुथ इरा है, इनके अंदर मायोपिक, योर वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉमन गुड को कुछ भी हो, मगर माई इंटरेस्ट इज़ माई इंटरेस्ट। भले उसके हम जिस तरह सिंधी में कहते हैं कि आपको एक कलेजी चाहिए, उसके लिए पूरा बकरा आप ज़बह कर दें। हाँ, बकरा ज़बह कर दें। कॉमन मतलब गुड्स, कॉमन गुड्स वाली बात है। तो आप अपने फ़ायदे के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं एक्स के नेक्स्ट फेज पे, जो मुझे लगता है कि किसी टाइम में जो प्रोपेगेंडा वार्स हैं, जो ज़माना है, उसमें पता नहीं, मैं कभी यार सोचता हूँ कि ये जो कन्वेंशनल आर्मीज़ हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं, ये आपका जो सारा अब जो बूस्ट होगा, आई डोंट नो कि इसको मतलब ये एक वो भी है, लेकिन आपकी जो वार्स होंगी वो रोबोटिक वार्स या इंफॉर्मेशन वार्स, प्रोपेगेंडा वार्स, या इवन इंफॉर्मेशन कंट्रोल या डेटा वार्स वाला ज़माना आज से 2050 की बात करें या 2060 की बात करें, क्योंकि ये मैं कह नहीं रहा, ये हरारी भी बता रहा है कि इसमें जो लिबरल डेमोक्रेसीज है ना, ये बड़ी वीक पड़ जाएंगी। देखिए, वो तो हम देख रहे हैं कि ड्रोन वार्स, AI जनरेटेड वार्स, और हो सकता है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी, मगर जिस लेवल पे अभी है कि 20-20 लाख 30-30 लाख की आर्मी, स्टैंडिंग आर्मीज़ हैं, ये कम हो के कोई 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख में हो जाएंगे। हाँ, इतना मैन पावर उनको चाहिए होगा जो कंट्रोल करेगा साइबर वार्स, जो जिसको मैं बोलता हूँ, साइबर वार्स के ज़माने के दौर में साइबर वार, इवन साइबोर्ग, यानी वो जो आप रोबोटिक, जिस तरह चाइना ने अभी कोई इस तरह मशीनी अपना फौजी निकाले भी हैं, बनाए भी हैं, या कोई उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किए थे, तो पॉसिबल है बिल्कुल। अच्छा, फिर हम कहाँ खड़े हैं? मतलब मुझे तो कभी होता है कि हम अभी भी उसी क्लासिकल, मतलब वो प्री क्लासिकल, वही लास्ट डेड अपॉर्चुनिटी, वे बैक 3 अपॉर्चुनिटीज़ थी। चलो 71 के बाद 70 छोड़ देते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। भुट्टो स्टार्टेड, ज़ेडे भी, आप लाख उससे इख्तलाफ करें, बेहसत पाकिस्तानी सोचें, बेहसत सिंधी नहीं सोचें, उन्होंने सिंधियों बलोचों के साथ अच्छा नहीं किया, मगर पाकिस्तान के लिए तो अच्छा था ना। पाकिस्तान को ओपन किया मिडल ईस्ट के लिए, रोज़गार के लिए, जो अभी रेमिटेंसेस आ रही हैं, और पाकिस्तान में इतने बड़े बांग्लादेश के डिबेगल के बाद भी उन्होंने एक आलमी इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, और उसके ताल्लुकात जो फॉरेन पॉलिसी काफ़ी बेहतर थी। अब एक वो चांस था, उसको ख़त्म करके एक डार्क एजेस जनरल ज़िया की। उसके बाद जो बेनज़ीर साहबा का पहला टर्म मैं नहीं कहूँगा, मगर जो 95-96 है, वो अगर फिर मैं एज ए पाकिस्तानी सोचूं, दिस इज़ नॉट आई एम टेलिंग यू लाइक कि हम सिंधियों का इंटरेस्ट या सिंध का इंटरेस्ट, चलो हम वैसे तो पाकिस्तानी सोचें, तो नॉर्थ कोरिया से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके आना, या 1990 के ऑनवर्ड अमेरिकन्स ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल ऑलमोस्ट बंद कर दिए थे, जो 94 में बेनज़ीर साहबा के आने के बाद फिर दोबारा खुले, 93-94 के बाद। वो आइसोलेशन वाला पीरियड जिसको कहा जाता है, आइसोलेशन का पीरियड 99 तालिबान के राइज के बाद जो नहीं मतलब वो जो जैसे सोवियत यूनियन का विद्रा हो गया, मुजाहिदीन ने जलालाबाद वगैरह को फतह करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने कहा कि आप जानो, आपका काम जाने। हम यहाँ मिनटों में लगे हुए थे कि भाई एक बार 1.5 तक सजना ये गाना जो होता है, तो कोई तक नहीं रहा था। बेनज़ीर साहबा ने दोबारा क्लिंटन के साथ, हिलरी के साथ, जो भी उनका डिप्लोमेटिक चार्म था,
उसको उठा के आपने फिर फेंक दिया, नवाज शरीफ को ले आए जिन्होंने धमाका किया, और फिर मुशर्रफ का कूप। अब उसके बाद जो नवाज शरीफ का, जो मैं समझता हूँ कि 2015-16 का जो पीरियड था, उसके अंदर फिर एक चांस था। डॉलर को स्टेबल करके ले आए थे, सीपेक हो गया था, चाइना की इन्वेस्टमेंट आती तो आप बार्गेन पोजीशन में थे। यानी ये 3 चांसेस, भुट्टो इरा, देन बेनज़ीर इरा, देन नवाज शरीफ का ये पीरियड, दिस इरा, इसको लास्ट करके, क्योंकि सिविलियंस आ रहे थे स्पॉटलाइट्स में, जो बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। मुल्क के लिए तो अच्छा हो रहा था, मगर सिविलियन का ताकतवर होना इस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं कर रही थी। तो नवाज शरीफ को डॉन लीक्स जैसे, पानामा पेपर्स, कतरी खत, ये क्या क्या था, तो वो सारा। अच्छा, ये आप सीधा आए स्कीम पे जो लॉन्च हुई है, हमीद गुल साहब ने जो लॉन्च की, मतलब आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, ये स्कीम लॉन्च क्यों हुई? मुझे सिर्फ इतना अभी तक समझ नहीं आ रहा, रीज़न क्या रहा है इसकी स्कीम का? इस्लामाइजेशन या कोई? नहीं, ये क्या होता है कि इमरान खान एक पर्सनैलिटी थे। 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 94 में वो लाहौर में आके बैठ गए थे, और मैंने पाकिस्तानियों के लिए वो बड़े आइकॉनिक फिगर थे। तो हमीद गुल ने उनको साथ इस मामले में काफ़ी तफसीली काम किया हुआ है लोगों ने। तो क्या हुआ था कि आगे चल के इन्होंने खुद हमीद गुल को भी डिच करके तारीख, इन्होंने खुद पार्टी अनाउंस कर दी। हाँ, खुद अनाउंस कर दिए। अब उसके बाद भी ये किसी हाल में इमरान खान नहीं थे, कोई से पूछता नहीं था, इधर घूमते थे इधर घूमते थे। मुशर्रफ के पीरियड में मुशर्रफ ने इनको अपनी सीट और 1-2 और सीट्स ऑफर की थी शायद, हाँ, और ये नहीं माने। इसको 18th अमेंडमेंट के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा डिग आउट किया। 2010 के बाद 2010 के बाद क्या हुआ था कि जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जिनके अंदर दोनों ने इस पे वादा किया कि हम एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे और झगड़ा करके इस नहज पे नहीं पहुंचेंगे कि मिलिट्री दोबारा इंटरवेन करे। और फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वगैरह ये सारे उसमें तय हुए थे, जिस पे इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सका। उसके अंदर 18th प्रोविंशियल राइट्स का भी था कि हम कंकरेंट लिस्ट ख़त्म करके प्रोविंसेस को उनका ओरिजिनल जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको गारंटी किया गया था कि 10 सालों में लिस्ट कैंसिल आउट करके, हाँ, देखें जो हर आइन के अंदर 3 होते हैं पार्ट्स, उनके अंदर एक फेडरल शेड्यूल होता है, फिर एक होता है प्रोविंशियल का होता है, एक शायद स्टेचुरी ऐसा कुछ का नाम मुझे नहीं आ रहा, मगर एक होता है जिसके अंदर दोनों कर सकते हैं। अब उन्होंने प्रोविंशियल को ख़त्म करके उनकी जगह पे कंकरेंट कर दिया था और फेडरेशन को उस पर एज दे दिया था कि उसका अपर हैंड है। वो 10 सालों के लिए था, वो ख़त्म हो गया 83-84 में। उसके बाद ये चल रहा था ऐसे ही, और उसको आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इन दोनों पार्टियों ने जब ख़त्म किया तो वो इस्टेब्लिशमेंट को बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इमरान खान और बड़ा सादा नैरेटिव बना दिया, बहुत वेरी सिंपल नैरेटिव कि मुल्क की तबाही का सबब 2 बड़ी पार्टीज़ हैं जो बारी ले रही हैं। जिस दिन ये दोनों पार्टीज़ पावर से हट जाएंगी और एक ईमानदार मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, मुल्क खुद तरक्की करेगा। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और जनरल पाशा वगैरह ये सब लोग इसके पीछे आइडियलॉग थे। और ओवरनाइट पीटीआई लाहौर के जलसे के बाद अक्टूबर 25, उसके बाद ये 2011, तो वो जो शाहदुल्ले के चूहे या बोट्स जो इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई, इस अक्टूबर में ही था वो जलसा, अक्टूबर में, उसके बाद फिर कराची में आए थे, कराची में जलसा किया था। वो अभी जो इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल दिन देखने पड़ रहे हैं, वो लोग जिनको इन्होंने सबक दिया था कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं, इमरान खान मुल्क का मसीहा है, उन लोगों ने उसी सबक पे, जिस तरह होता है ना कि भाई कहानियाँ सुनाते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद बर्मा में जो जापानी खो गए थे जंगलों में,
तो वो 15-20 सालों के बाद भी मिलते लोगों से तो लोग उनको बोलते कि अभी जंग ख़त्म हो गई है। हाँ ऐसा ही था बिल्कुल। हाँ। और अभी वर्ल्ड वार 2 ख़त्म है और जो आपका जो सूरज बादशाह है वो भी ख़त्म है, आप जाओ। बोले नहीं, हमारी जंग चल रही है, हमारे पास कोई, जब तक आर्डर नहीं पहुंचता हम वो गोरीले जंगलों में छुपते फिर रहे होते थे। हाँ। तो ये वो लोग हैं जिनके पास अभी कोई आर्डर नहीं पहुंचा। और कल्ट ये फॉलोइंग टाइप। हाँ, जो कल्ट, ये सारे के सारे वही लोग थे जो इस्टेब्लिशमेंट के डिफरेंट जो मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से तैयार होकर निकले थे। और इमरान रियाज कह लें या जिसका आप नाम ले लें, ये वो लोग थे। हाँ, ये वो लोग थे जो किसी ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान दोनों का माउथ पीस थे। मगर जब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बाहर निकाल किया तो उसके बाद ये अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट हो गए कि भाई आपने तो सबक हमें ये दिया था, हम उसी सबक पे कायम है जो पहला सबक है, दूसरा सबक नहीं समझेंगे। सही। तो अभी ये सूरत हाल यही चल रही है। इमरान खान को नालायकियों की वजह से निकाला था। अच्छा, इमरान खान का आपको पता है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कुछ कहते हैं कि ये जो हमारे शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, अब तो वो पॉलिसीज़ बहुत नैरो डाउन हो गई, टेन्योर पॉलिसी है उस तक आ गई थी। तो मतलब इमरान खान का नायल ही तो आप, जैसे वो गवर्नमेंट का वो था मसला, और क्या मसला था? कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस या सुना है कि मतलब जैसे हकीम मोहम्मद सईद साहब का जो एक सुना है बुक भी है, उसको पता नहीं कोई ज्यूज टाइप, ये तो इस्लामिस्ट ही बता सकते हैं, क्या था वो स्कीम, फेल क्यों हुई? नहीं, कोई नहीं था ऐसा। ये मुझे हैरत होती है कि ये जो पीपल्स पार्टी या PMLN के लोग और बहुत सारे अच्छे लिबरल चंगे भले लोग ये कहते हैं कि ये यहूदियों की साजिश या ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। इमरान खान एक एम्बिशियस पर्सन थे और उनको शौक़ था और उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जो भी सियासत की, स्टेटस को वो तो तोड़ा कम से कम। जो भी सियासत की उसके अंदर ये नहीं था कि वो किसी फॉरेन पावर का एक टूल हो के यहाँ पे आया था और ये काम कर रहा है, ये गलत बात है। उसका अपना एक एजेंडा था और उस एजेंडा के हवाले से उसने जो भी किया, यही अगर जनरल पाशा नवाज शरीफ को या जरदारी को या किसी भी को भी पॉलिटिशियन को वही अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करते तो वो भी शायद ग्रैब कर लेते। तो इमरान खान को 2010-11 में अगर ये अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की गई कि भाई हम आपको इतनी सारी टीम, इतने लोग, फाइनेंसर भी दे रहे हैं, प्रोपेगेंडिस्ट भी दे रहे हैं, मीडिया हाउसेस दे रहे हैं, आप सियासत करो, तो क्यों नहीं करेगा वो? तो वो मतलब उसका अपना ही एक वो था, ये अपनी क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट लॉन्चिंग थी, बाकी कोई इंटरनेशनल कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट लॉन्चिंग पाकिस्तान में सब की है, ZAB से शुरू करें, नवाज शरीफ और इवन जो बेनज़ीर साहब आए, उन्होंने 1993 में नवाज शरीफ के अगेंस्ट एक मशहूर लॉन्ग मार्च किया था, जिसके बाद नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। यह भी तो आलम आश्कार है कि मलिहा लोधी तब होती थी द न्यूज़ अखबार के एडिटर, उनके थ्रू जनरल काकड़ से इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। जनरल काकड़ ने नज़र को ये मैसेज कन्वे किया था कि आप लॉन्ग मार्च करें, हम नवाज शरीफ का बंदोबस्त करते हैं। तो डिफरेंट टाइम्स पे ये सारे लोग करते रहे। तो इमरान खान को इस बुनियाद पे हम गलत कहें कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, तो ये वो और अच्छा मतलब वही है। लेकिन इस स्कीम का अल्टीमेट एंड, आज तो मैं फैसल वावडा साहब को सुन के आ रहा हूँ कि वो दुआ करें कि वो ना हो जाए, सज़ाए मौत ना हो, बाकी क्या कहते हैं सज़ाए उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाए। देखें पाकिस्तान में, आपको लगता है इमरान खान को सज़ाए मौत होगी? देखें, जब मुझे नहीं लगता, पर्सनली नहीं लगता, मगर पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है ना। ZAB को आप इतने एक फजूल केस में फांसी दे सकते हैं, बेनज़ीर साहबा को इस तरह एक ये किस तरह की मौत थी। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। मैं वो आपने सवाल किया था वो दिलचस्प सा कि हमारे लिए अब फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं। मैंने वो कहा था कि हमने 3 अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ कर दी हैं। अच्छा देखिए, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मेरे लिए सिंध के इंटरेस्ट ज़्यादा प्रायोरिटी में है, मगर चाहता हूँ कि सिंध के इंटरेस्ट विद इन दिस फ्रेमवर्क ऑफ कंट्री अगर डेमोक्रेटिक डिस्पेंशन है तो वो हमें और बेहतर तरीके से मिल सकते हैं। एक फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी, फ्लोरिशिंग सोसाइटी जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हों और पार्लियामेंट की वर्किंग हो। मैं इस पे आऊँगा सिंध नेशनलिस्ट वाले इशू पे, क्योंकि इसी में ही हम आगे क्वेश्चन होगा। चलें आप बताएं। हाँ फिर आगे तो ये है कि वो अब मैं नहीं देख रहा, अब मैं डिके देख रहा हूँ। ये चीज़ें
अगर भुट्टो की डेमोक्रेसी को या सिविलियन जो भी था रोल था वो स्ट्रेंथन होता तो शायद हम आगे चल के बेहतर पोजीशन में होते, या इकनॉमी बेहतर होती, या बेनज़ीर साहबा को मौका मिलता तो इकनॉमी और सोसाइटी बेहतर होती, तो फिर उसमें बात करने की बेहतरी होती। जिस तरह यूके बेहतर सोसाइटी है तो स्कॉटिश नेशनलिस्ट भी हैं वहाँ पे, हाँ आयरिश भी हैं वहाँ पे, आयरिश भी हैं, और उस वेल्स वाले डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में अपने राइट्स भी इंजॉय करते हैं, और उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर है कि दिस इज़ अ मल्टी नेशनल स्टेट, और उस मल्टी नेशनल स्टेट के अंदर ये एक एग्रीमेंट के थ्रू वजूद में आया है। तो उसके अंदर जो भी हिस्टोरिक नेशंस हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनके अगर स्ट्रेंथन किया जाए इंक्लूसिवली, तो उनको अगर आप मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क की इकनॉमी बेहतर होगी, तो उसका फॉल आउट सब पे होगा बराबर में। अगर डेमोक्रेसी पार्लियामेंट सब पावरफुल होती हैं तो सबका फ़ायदा है। यहाँ पे चीज़ें डिके हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो ये हाँ डिके हो रही हैं, और जैसे लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा वार्स में और भी ख़राब होंगे, और मामला जो है ना ख़राब। देखें ये चीज़ें खोखली होती जा रही हैं, खोखली होती जा रही हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज का बूम देख लें, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन है ही नहीं, आपकी एक्सपोर्ट की क्या वैल्यू? ये आर्टिफिशियल है कि स्टॉक एक्सचेंज में बूम? देखें, एक लोगों के पास जो पैसा है, जो भी ग्रे इकनॉमी के थ्रू या रियल इकनॉमी में, फिर बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, तो लोग उम्मीद यही थी कि ये रियल एस्टेट में जाएंगे लोग, मगर रियल एस्टेट वाले रो रहे हैं कि भाई यहाँ तो पैसा नहीं आ रहा, पैसा सारा स्टॉक में चला गया। तो स्टॉक में क्या होता है, स्पेकुलेटिव होती है। एक कंपनी की रियल वर्थ 1 करोड़ है, उसके जो स्टॉक फ्लोट हो रहे हैं वो 20-20, 30-30 करोड़ के हो रहे हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो हाँ। इस तरह जो चीज़ें हैं। हाँ मतलब अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जैसे नेशनलिस्ट की हम बात कर रहे थे, मेन स्ट्रीम में जो नेशनलिस्ट हैं, मतलब सिंध के जो नेशनलिस्ट हैं, वो अपनी वो इंस्पिरेशन जो है पार्टी के अंदर या नेशनल लेवल पे, या तो वैसे तो पाकिस्तान में लोकलाइज पॉलिटिक्स बहुत करते हैं। जैसे पश्तून हैं वो अपने लोकल एरियाज़ में करते हैं, बलोच हैं वो भी करते हैं, इस तरह से सिंधी नेशनलिस्ट भी पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन कुछ पार्टीज मेन स्ट्रीम में हैं, तो उनको मतलब अभी जिस तरह से लग रहा है कि वो इंस्पिरेशन नेशनल लेवल पे नहीं बना पा रहे, या उस प्रोसेस में है, या मतलब किस तरह से लग रहा है आपको? देखिए, या ऑर्गेनाइजेशनल जो लेफ्सेस हैं उसमें तंजीमी मसले, उनके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो शायद लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ। ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जाने में सिंध के अंदर लीडरशिप का एक बड़ा फुकदान है। दूसरा, चीज़ों को समझाने में क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्यूटी है। आप चीज़ों बिल्कुल क्लियर समझा दें कि आइदर यू वांट अ सेपरेट होमलैंड और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान नेशंस राइट, या इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आप अपना कोई रोल देख रहे हैं, जो भी है। तो इतना कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट्स नहीं होती यहाँ पे, और चीज़ें नीजर की तरह इश्यूज पैदा होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। जैसे पब्लिक में जाने के लिए उन इश्यूज जैसे सिंध के अंदर बाहर से जो आ रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स का इशू है, और सिंध की डेमोग्राफी का चेंज का है, सेंसस का है। अब उससे ही जान नहीं छूटती तो कोई और पानी का मसला आ जाता है, उससे नहीं जान छूटती तो किसी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का इशू आता है, फेनाटिक का कोई मार देते हैं किसी को ब्लास्फेमी में। तो ये है कि इंस्टीट्यूशंस नहीं है, और सिंध के अंदर जो आइडियोलॉजिकल जो सियासत है वो बेहतर अंदाज से हो तो चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं, असल में आपको लगता है कि क्योंकि वो तो कैनाल्स वाला तो मामला बहुत ही डिस्कस हुआ है, उसमें हम थोड़ा बहुत अगर देख भी लें कर भी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो नेशनलिस्ट सुना है इसमें कुछ पेनिट्रेशन इदारों की भी है, कुछ इनको डिवाइड करके रखना, असाइनमेंट ग्रुप्स इस तरह के। देखिए वो तो करेंगे, हर जगह होती है वो, दिस इज देयर जॉब। अब उनको ब्लेम करने का मतलब है तो फिर आप नालायक हो, आप अपनी बात करो। ये नहीं है कि मुझे वो ट्रेन सही टाइम पे मिल जाती तो मैं पहुंच जाता। अभी ट्रेन नहीं थी तो आप अल्टरनेट बस कर लेते, कार करते।
मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? उनकी मैं जो भी एक्सक्यूज़ जो पैदा करता है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस का इम्पेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, मगर आप एक्सक्लूसिवली उनकी वजह से अपने नालायकी को जस्टिफाई नहीं करें। सिंध के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, सिंध का रेजिलियंस है, सिंधी सोसाइटी के अंदर वाइब्रेंसी है और इट्स ब्यूटीफुल, आप डाइवर्सिटी है बहुत। तो उसको अगर कोई लीडरशिप समझदारी से, तो क्या सिंध ये जाहिल जो वडेरे या जो ये असेंबली मेंबर्स जो बैठे हुए हैं, ये क्या सिंध का रियल फेस है? ये है ही नहीं। ये इनसे आप 2 मिनट बात करो, आपको घुटन हो जाएगी कि यार ये किसी स्टूपिड से मैं बैठा हूँ, उनको गद्दियाँ मिली हुई। कौन लाता है इनको? मतलब आवाम लाती है या? नहीं, आवाम कहाँ लाती है? अभी तो सबलीज किया हुआ है 16 साल से एस्टेब्लिशमेंट ने सिंध को सबलीज किया हुआ है, जरदारी साहब को दिया हुआ है। जरदारी कोई इलेक्शन कोई थोड़ी हो रहे हैं अभी। तो अगर अभी शिफाफ इलेक्शन हो जाए तो जरदारी नहीं जीतेगा सिंध में? नहीं जीतेगा, मगर सवाल ये है कि और कौन, और भी नहीं है। वो तो मसला है ना सर, बड़ा आलमिया है। दूसरी में आपको आज मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, हाँ, कि लोगों का जो जरदारी से या पीपल्स पार्टी से जो नाराज़गी का लेवल है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि आगे चल के अगर खुदा न ख्वास्ता जिस दिन सरपरस्ती इन पे ख़त्म हो गई इस्टेब्लिशमेंट की और उन्होंने इनको तितर बितर किया, तो लोग इनको बहुत मारेंगे। अच्छा, मतलब क्या जरदारी ने कोई ऐसा काम किया है कि सिंध में? देखें, सिंध के साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ है उसके ह्यूमन डेवलपमेंट में। क्या होता है कि सिंगापुर एक छोटा मुल्क है, उसके और कोई रिसोर्सेज नहीं है सिवाय पोर्ट के, मगर उसने अपना ह्यूमन डेवलपमेंट, क्वालिटी ह्यूमन पैदा किया। जो एक सिंगापुरियन है वो दुनिया की किसी बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कॉम्पीट कर सकता है, सिंगापुरियन डॉक्टर दुनिया के किसी बेस्ट मेडिकल कॉलेज में कॉम्पीट कर सकता है। तो उन्होंने जो ह्यूमन कैपिटल जो पैदा किया, अब ये दुनिया की हर नेशन जो अपना ह्यूमन वैल्यूड ह्यूमन पोटेंशियल ह्यूमन जो डेवलप करती है, जिसके हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करती है कि वो क्वालिटी ह्यूमन पैदा हो। अब सिंध की 4.5 करोड़ की आबादी या 6.5 करोड़ की आबादी, उनके अंदर इस तरह के क्वालिटी ह्यूमन आप लेके तो आए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपने इंस्टीट्यूशन बर्बाद कर दिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बर्बाद कर दिए, हेल्थ इंस्टीट्यूशन बर्बाद कर दिए, सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ख़त्म हो गया। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो शहरों को साफ़ सुथरा रखता है वो ख़त्म हो गया। मैं लोकल गवर्नमेंट क्या है? आपने कभी आप अपने घर में एक सिविक जो पूरा आप देखें, आपने एक रामू का सपोज रखा हुआ है कि रामू का की जिम्मेदारी ये है कि सुबह वो आपके घर में आएगा, वहाँ झाड़ू लगाएगा, पोंछा देगा, देखेगा जो चीज़ मेली है, ख़राब है, उसको ठीक करके शाम चला जाएगा। दिस इज़ द लोकल गवर्नमेंट का जो सर्विसेज का जो मॉडल है। सिविक सर्विसेज की बात कर रहा था। ये सर्विसेज है, सिविक सर्विस, कि उनको उन शहरों के अंदर हाँ, रास्ते, रोड, नालियाँ साफ़ रखने के लिए पैसे मिलते हैं जो ये खा जाते हैं। नतीजे में सिंध का हर शहर एक गटर की शक्ल कर गया है। कराची में थोड़ा बहुत शिकायत कराची वालों की, हालांकि कराची में थोड़ा बहुत ये नज़र आते हैं लोकल गवर्नमेंट वाले, रेस्ट ऑफ द सिंध में जाके हालत तो देखें। ये म्यूनसिपालिटी सर वो तो हैं वडेरों के उताकों की खर्चियाँ वैसे करने में पूरी होती हैं। कोई अनअकाउंटेड, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। और तो ये जरदारी साहब ने किया, हेल्थ के अंदर उन्होंने किया, एजुकेशन तो जो सिंधी पिछले समझो कि अभी 16 साल हो गए पीपल्स पार्टी को। अब इन 16 साल, आज से अगर 16 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ होगा अब 16 साल का है, अगले 2 सालों के बाद वो एडल्ट हो जाएगा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी यही देखा है। तो वो तो जनरेशन खा गए, जनरेशन खा गया और उसका वो कहाँ कॉम्पीट करेगा। अब ये है कि अगर 2008 को बेंचमार्क ले लें कि 2008 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पंजाब कहाँ पे था, सिंध कहाँ पे था, HDI जो है, हाँ। तो अगर हम यूँ कहें कि पंजाब यहाँ पे है और सिंध यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि पंजाब को शुरू से एज रही है, तो अब सिंध यहाँ पे आ गया, 10 टाइम्स डिक्रीज है। हाँ, डिक्रीज हो गया। अब अगर सेम पोजीशन पे एक पंजाब का आदमी कॉम्पीट करेगा और सिंधी करेगा, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सही कह रहे हैं। तो ये एक अलमिया जरदारी साहब ने किया है सिंध के साथ कि उनकी एक पूरी जनरेशन की जो डेवलपमेंट है वो खा गया है। अच्छा सर, हमें बस वो छोटा सा ये बताएं, कैनाल्स मतलब कैनाल्स का इशू जो है सिंध के, तो बहुत पब्लिक अवेयरनेस हो चुकी है कि क्या बन पाएंगे कैनाल्स, बना लेंगे कैनाल? नहीं बना रहे हैं सिंध में कोई मूवमेंट तो लग नहीं रहा कि इतना। वैसे ऑफ कोर्स जो कुछ जो पार्टीज़ हैं जैसे साइजैन शाह या इस तरह के मामला कुछ उनके लग रहा है कि दे आर ट्राइंग देयर हार्ड टू पुश द थिंग्स बैक, बट बाकी साइड तो चुप है। और या ऐसा कोई मोमेंटम जनरेट हो नहीं हुआ, और रियायत याफ्ता लोग हैं और बहुत सारे लोग जो हैं गाफिल हैं, जो इतनी लंबे अरसे की जो इस तरह की बेबसी का पीरियड देखते हैं लोग, वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। मसलन दुनिया में पेट्रोल की कीमतों से बढ़ने से इनकलाब आ जाते हैं, और यहाँ पे आप अब पेट्रोल पंप की जो एक पूरा बसा हुआ एरिया आप सुखाने के पीछे लगे हुए हैं, उसमें कोई होता नहीं है। ये तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ख़राब नताइज निकलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिंध बिल्कुल सोया हुआ है, इसमें जो एक लावा पक रहा है, एक गरज हो रहा है, उसको तक़वियत मिल रही है। अच्छा, और ये देखें ना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले करती है और इस्टेब्लिशमेंट पूरे मुल्क की है, तो इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला सिर्फ पंजाब को फ़ायदा क्यों देता है अगर पूरे मुल्क की है? तो वही तो है, मतलब इशू या तो सेंसिटिविटी का वो नहीं है, तायुन नहीं है, या तो फिर इस तरह के मामला में कि इनको पता है कि सिंध को मैनेज कर लेंगे। हालांकि जिस तरह से मूवमेंट उठ रही है तो कुछ लग रहा है कि ये लोग किसी रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, या किस तरह से, क्या लग रहा है आपको? मुझे होप है कि चीज़ें सिंध इस मामले में काफ़ी रेजिलेंट भी है, रेजिलेंट है और है, मगर उसमें काफ़ी इश्यूज़ भी हैं। अच्छा, आज मैंने फेसबुक पोस्ट एक लिखी है जिसके अंदर आखिर में वो मैंने एक मिसाल दिया है कि अभी क्या हुआ था कि हमारे एक कोई लीडर हैं, रूहानी पेशवा, सिंध विज़िट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं लोगों को कि भाई पानी आगे चल के ख़त्म हो जाएगा तो आप माल मवेशी पालें। तो मुझे उस पर वो लतीफ़ा याद आ गया कि वो बादशाह ने सोचा कि लोगों में वो गैरत ख़त्म हो गई है तो थोड़ा इनको झटका दिया जाए, तो ऐलान किया कि इनको, ये पुराना लतीफ़ा है कि जूते लगाओ। तो इसने सोचा कि अभी कोई न कोई गैरत करेगा, हिम्मत करेगा, तो एक बंदे ने वही कहा कि हाथ उठाया कि हाँ भाई बताओ बोला सर, वो तो हंटर लगाने वालों की तादाद बढ़ा दो। तो अब यह है कि भाई आप बकरियां पालो। अब इस तरह की आपको लोग फॉलो करते हैं, आप लीडर हैं। नहीं, इस तरह के वाकई में मुझे था कि इस तरह के क्राउड्स इनके पीछे हैं, तो कुछ तो इनको करना चाहिए था। वैसे अफेक्ट ही हैं, डायरेक्ट अफेक्ट ही हैं, उनकी ज़मीनें वीरान होंगी, पानी उनकी ज़मीन, हालांकि जो एरियाज जिनमें ये जा रहे हैं ये तो डायरेक्ट अफेक्टेड होंगे, डायरेक्ट अफेक्ट ही होंगे। नारा के नाल पे ये सारे लोग आबाद हैं, तो वो पानी नहीं आएगा उनमें। तो अब ये है कि थोड़ी कभी कभी कौमें देर से भी उठती हैं। हाँ, चलें, लेट्स होप। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू।